हाँ, फूल लगा दिए गए हैं, कैसे देखते हैं आप? इससे आप देखिए कि आप ये संदेश है कि सरकार चाहे जितने हम पे पत्थर फेंके, चाहे जितनी हमारे खिलाफ एफआईआर करे, चाहे जितना भी हमें दमन करने की कोशिश करे, कितने भी कटीले तार लगाए, कितने भी बैरिकेड लगाए, लेकिन हम शांति के दूत हैं, शांति के रखवाले हैं, शांति के पालन करने वाले हैं और हम केवल फूल ही दे सकते हैं। हमारी तरफ से उन्हें फूल ही मिलेंगे, लेकिन वो फूल भी उन्हें काटे नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि आखिरी संदेश जो होगा वो किसानों का पल्ला भारी होने वाला है। यार पल्ला भारी है ही, किसानों का क्या बात कर रहा है? किसानों का पल्ला पहले से हमेशा भारी रहा है, हमेशा भारी रहेगा। इसमें कोई चिंता समझा जा सकता है कि किसी के सामने भैंस खड़ी कर दो और भैंस खड़ी करके यूं बताओ यूं कि इसमें काला क्या है। अबे तो सारी के दिल में अंबानी और अडानी बसे और कोई नहीं बसता। किसान नहीं बसते उनके दिल में, किसान से वो नफरत करते हैं, किसान से घृणा करते हैं। इसीलिए किसानों के लिए कटीले तार लगा रखे हैं, इसीलिए किसानों के लिए कीलें लगा रखी हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा रखे हैं और इतने किसान शहीद हो गए। आज तक मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह है किसानों के प्रति उनकी भावना। ऐसी भावना होती है कि प्रधानमंत्री अगर वहां पे कोई विदेश में कुछ हो गया उसके लिए तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहां अगर किसान की जो मतलब शहीद हो गया, एक शब्द मोदी जी ने अभी तक नहीं लिया। 190 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो। आज हमारे साथ जो है यूपी बॉर्डर पर मौजूद है एडवोकेट भानु प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि अब कैसे ये पूरा आंदोलन चलने वाला है। सर आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। 11 दौर की वार्ता हुई सर, 11 दौर की वार्ता हुई, लगभग 2.5 महीने होने को हो गए हैं और साथ ही साथ में जो है इस दौरान जो है 26 तारीख घटना देखने को मिली, उसके बाद 28 तारीख को है यूपी बॉर्डर की घटनाएं हैं पूरी देखने को मिली, जिसके बाद टिकैत जी भावुक हुए। कैसे सर आप देखते हैं कि उसके बावजूद भी जो है कृषि मंत्री तोमर जी कह रहे हैं कि इस बिल में काला क्या है, काला क्या है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इसका एक तरह से समझा जा सकता है कि किसी के सामने भैंस खड़ी कर दो और भैंस खड़ी करके यूं बताओ यूं कि इसमें काला क्या है। अबे तो सारी भैंस ही काली है। इसी तरह से ये कानून जो है ना, ये कानून सारे ही इस कानून जो है काले हैं। इसीलिए किसानों ने शुरू में ही इनको नाम दिया कि काले कृषि कानून। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है आप जिसमें संशोधन कर सकते हो या जिसको बदल सकते हो। ये पूरा कानून ही ख़त्म करना पड़ेगा सरकार को। और सरकार बार बार इधर उधर की बात करती है, अफसोस की पार्लियामेंट में भी यही बात करती है, लेकिन सरकार ने आज तक ये नहीं बताया है कि भाई इस कानून में ये जो प्रावधान है इससे ये फ़ायदा किसानों को होगा, इससे ये होगा, इससे ये, ऐसा कभी नहीं बताती है। वो ये कहती है, मतलब विपक्ष से सवाल पूछ रही है। अरे विपक्ष से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसानों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि इसमें ये बढ़िया है, ये चीज़ जो है कानून ये है। और बल्कि होना भी इससे बड़ा ये चाहिए कि आप कानून पूरी तरह से पब्लिक के सामने रखो कि ये कानून है और पब्लिक को डिसाइड करने दो कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और किसानों ने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़कर समझकर बहुत स्पष्ट रूप में बता दिया है कि इस कानून में अच्छा कुछ भी नहीं है, ये सारा कानून ही काला कानून है। तो इसलिए इसको वापस लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन सर अभी हाल ही में चौरी चौरा में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है संबोधित कर रहे थे, ये कहते हुए कह रहे थे कि जो है ना ही किसानों की जो है नई ज़मीन छीनी जाएगी और ना ही उनका घर छीना जाएगा। फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे आप एक बताइए, अगर 2 गुणा 2 लिखा हो और 4 ना लिखा हो तो आप समझ जाएंगे ना कि 2 गुणा 2 का मतलब क्या है, 4। अगर ये लिखा हो 3 - 2 लिखा हो और आगे कुछ ना लिखा हो तो आप समझ जाएंगे ना कि इसका मतलब क्या है। 3 - 2 का मतलब है 1। जो प्रभाव है वो नहीं बताया जा रहा, जो लिखा है कानून में आप उसे जो है उसे भी नहीं बता रहे तरीके से। आप कह रहे हैं कानून बढ़िया है, इससे जो है ये फायदा होगा। जो वो कानून बनाया हुआ है उस कानून का इतना भयानक प्रभाव होगा आने वाले समय में, आज नहीं लेकिन आने वाले समय में जब ये कानून लागू हो जाएगा और पूरे देश में जब लागू हो जाएगा, धीरे 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 किसानों की ज़मीन चली जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, इस कानून के बाद में जब ये लागू हो जाएगा तो जब व्यापारी के और किसान के बीच में एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के बाद किसान बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। कहीं से बीज ले ले, कहीं से खाद ले ले, कहीं से मशीन ले ले, कहीं से दवाई ले ले, ठीक है ना, कीटनाशक ले ले। उसको हर चीज़ के लिए निर्भर होना पड़ेगा उस व्यक्ति पर। किस पर? जो व्यापारी है। और वो व्यापारी पर जब पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा, स्वतंत्र रहेगा नहीं, तो धीरे 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 और जब जिस जमीन का एग्रीमेंट हो जाएगा उस जमीन पर कोई भी ना तो कोई व्यक्ति देगा और ना ही कोई बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि उसका एग्रीमेंट हो गया है।
एग्रीमेंट से फ्री हो तभी लोन दिया जा सकता है, अगर किसी के मतलब अपने ही अधिकार में हो, और एग्रीमेंट हो रहा तो वो खत्म होने के बाद ही कोई बात हो सकती है। इसका मतलब ये है जब किसान को ना तो बैंक से लोन मिलेगा उस जमीन पर जिस पर एग्रीमेंट हो गया, और ना ही किसी और व्यक्ति से लोन मिलेगा, और जो व्यापारी है अपनी कीमत पर उसे खाद बीज और ये सारी चीज़ उपलब्ध कराएगा। और किसान की जो ज़रूरत होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए है, जैसे बच्चों की शादी विवाह के लिए है, और हारी बीमारी के लिए है, उस समय वो पैसा कहाँ से लाएगा, कौन देगा उसे पैसा? स्वाभाविक है कि वो व्यापारी देगा पैसा। और व्यापारी जो पैसा देगा, जो इस कानून के अनुसार जमीन की कीमत तय होगी वो एमएसपी पर नहीं होगी, वो जमीन की कीमत तय होगी आपसी सहमति से, किसान के और व्यापारी के। और सरकार ने इसमें कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा है कि वो जो कीमत है वो एमएसपी से कम नहीं होगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जो सहमति से होगा वो उसमें तय हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि आगे चल के जब किसान को ज़रूरत होगी तो उसी से पैसा लेगा व्यापारी से, और धीरे 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 वो उसका कर्जा बढ़ता चला जाएगा, और जब कर्जा बढ़ जाएगा स्वाभाविक है उसकी ज़मीन जो है व्यापारी के वो नाम पे चढ़ती चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो इसको बता नहीं रहे, इसको समझा नहीं रहे, इन सारी चीज़ों को बताएं ना कि एग्रीमेंट होने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आप केवल ये चीज़ कह रहे हैं कि इससे ज़मीन नहीं जाएगी, तुम्हारे कहने से नहीं जाती है। आप इसको थोड़ा सा देखो, हमारे देश में जो किसान रहा है, और अधिकतर सरकार भी मानने के 85% गरीब किसान है, वो किसान गांव में इन बैंकों से पहले जब साहूकार से कर्जा लेता था अपने परिवार के खर्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी विवाह के लिए, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता था कि वो किसान जमीन पर काम भी कर रहा, उसकी पीढ़ियां गुजरता थी, वो कर्जा ही खत्म नहीं होता अगर जमीन चली जाती थी। ये है इसका प्रभाव। जो बात मैं कह रहा हूं, मोदी जी या जो भी उनकी सरकार के जो भी लोग हैं, कृषि मंत्री हैं, उस प्रभाव को नहीं बता रहे हैं कि कैसे प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव एक दिन में नहीं दिखेगा, प्रभाव धीरे धीरे दिखेगा। वो 1 साल में दिखेगा, 2 साल में दिखेगा, 3 साल में दिखेगा। इसको आप ऐसे समझो, आप इससे शायद समझ में आ जाएगी। मोदी जी ने जो रिलायंस का जियो है उसका वो किया, उन्होंने विज्ञापन किया, पूरे पेज पर अखबार पे मोदी जी का फोटो और उसका जियो का विज्ञापन कर रहे हैं। उसने जियो ने शुरू में सबको फ्री बांटे, सिम सबको फ्री बांटे नहीं बांटे। और उसके बाद अब नतीजा क्या है, जब उसके 40 करोड़ जो हैं सिम वाले यानी मोबाइल फोन यूज करने वाले 40 करोड़ लोग हो गए, अब उसी के पहले तो 99 रुपए लिए, फिर 299 आए, और अब 699, 750, 799 वो पैसे ले रहा है। हो गया ना काम तमाम, हो गया ना है। ये है इसका तरीका जाने का, जिसे मोदी जी समझा नहीं रहे, मोदी जी बता रहे हैं, या मोदी जी को पता नहीं है, या मोदी जी घुटला रहे हैं। ये स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है। तो मोदी जी का कहना, सरकार का ये कहना बिल्कुल गलत है कि इससे जमीन नहीं जाएगी। जमीन ऐसे जाएगी, मैंने जैसा उदाहरण देके बताया ना कि 2 गुणा 2 लिखा हो और 4 ना लिखा हो, तो 2 गुणा 2 का मतलब होता है 4। उसको बताने की जरूरत नहीं है, समझे? ये है सिंपल सीधी सी बात। लेकिन सर एक सवाल है कि सर 40,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम दे रहे हैं, जिससे किसानों की जो है एक तो आय दोगुनी होगी, दूसरा होगा सड़कें जो है वो चौड़ी हो जाएंगी, और जो है आदान प्रदान इसी तरीके से कर सकते हैं। यार 40,000 करोड़ में किसान की आय दुगनी कैसे हो जाएगी, जरा मुझे बताना। अभी 18,000 करोड़ जो दिए मोदी जी ने, जो कह रहे जिसका प्रचार कर रहे, वो 9 करोड़, ये बताने की जरूरत है कैसे हो जाएगी। देखो आप इससे समझो, आप इसी से एक चीज से समझ लेना, आप इससे पता लगा लेना कि आय कैसे दूंगे। मोदी जी ने अभी 18,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए 9 करोड़ किसानों को, किए ना, कितने 2-2 हजार रुपए के हिसाब से किए। तो 2-2 हजार में आय दुगनी कैसे हो जाएगी मुझे बता दो। अब ये कह रहे हो 40,000 करोड़, तो 18 दूनी 36, मानो ज्यादा से ज्यादा 4,2500 रुपए जो मिल जाएंगे। 4,2500 में किसान की आय दुगनी कैसे हो जाएगी, ये गणित पूछो जरा मोदी जी से। आप बताओ ना यार, सीधी बात है। चीज मैं कहना चाहता हूँ भाई, आय दुगनी कैसे होगी, देखो आप बताओ। आय दुगनी करने के लिए जो हमारे देश में 17 राज्य हैं, उन 17 राज्यों में जो सबसे गरीब राज्य हैं, जिनमें किसान की सालाना आय 20,000 रुपए है साल की, तो मतलब उसे 20,000 और दोगे तभी तो दुगनी होगी। यहाँ तुम्हारे हिसाब से 40,000 में केवल 9 करोड़ किसानों को ही अगर बांट दोगे तो मात्र जो है उससे 4,2500 रुपए मिलेंगे। तो इसमें आय दुगनी कैसे होगी, जरा गणित समझाना, उन्हें पूछना कैसे गणित होता है, कौन सा गणित है भाई।
ये है स्थिति। लेकिन बार बार उनका ये कहना कि हमारे दिल में किसान बसते हैं, उनकी खेती। अरे उनके दिल में अंबानी और अडानी बसे और कोई नहीं बसता। किसान नहीं बसते उनके दिल में, किसान से वो नफरत करते हैं, किसान से घृणा करते हैं। इसीलिए किसानों के लिए कटीले तार लगा रखे हैं, इसीलिए किसानों के लिए कीलें लगा रखी हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा रखे हैं और इतने किसान शहीद हो गए। आज तक मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये है किसानों के प्रति उनकी भावना। ऐसी भावना होती है कि प्रधानमंत्री अगर वहां पे कोई विदेश में कुछ हो गया उसके लिए तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहां अगर किसान की जो मतलब शहीद हो गया, एक शब्द मोदी जी ने अभी तक नहीं लिया। 190 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो गए। आप इससे कैसे मानेंगे? ये है स्थिति। तो मोदी जी का कहना, मैं इसीलिए कहता हूं झूठ नहीं। आप बात, मेरी बात को कई बार हंसी में ले जाता हूं। मोदी जी से झूठा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखना चाहिए उनका, झूठ बोलने वालों में। लेकिन सर बार बार जो है एक चीज़ ये कहना कि आप एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं हम लोग, आप बातचीत कीजिए, बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। तो फिर फ़ोन भी तो नहीं कर रहे हैं ना भाई। बीच का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता या तो इधर का है या इधर का है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को एक बार कहो, 1000 बार कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रास्ता केवल एक है, तीनों कानून आप वापस लो और एमएसपी को कानूनी दर्जा दो। और वो भी एमएसपी वो जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 है, जिसमें किसान की लागत ही नहीं उसकी मेहनत भी शामिल है। जो आज की तारीख में एमएसपी दे रहे हो उससे 1.5 गुना बैठेगी। वो आप लागू करो, बात करो। ऐसे तो आप लोग भी ऐसे बैठे रहेंगे, वो लोग भी इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, हम तो किसान आदमी खेत में ही रहे, मैं यहाँ सड़क पे बैठे, क्या दिक्कत है यार? चिंता वाली बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जहाँ पे कीले गाड़ी गई थी वहाँ पे 5 मिनट नहीं हुए, फूल लगा दिए गए हैं, कैसे देखते हैं आप? इससे आप देखिए कि आप, ये संदेश है कि सरकार चाहे जितने हम पे पत्थर फेंके, चाहे जितनी हमारे खिलाफ एफआईआर करे, चाहे जितना भी हमें दमन करने की कोशिश करे, कितने भी कटीले तार लगाए, कितने भी बैरिकेड लगाए, लेकिन हम शांति के दूत हैं, शांति के रखवाले हैं, शांति के पालन करने वाले हैं। और हम केवल फूल ही दे सकते हैं, हमारी तरफ से उन्हें फूल ही मिलेंगे, लेकिन वो फूल भी उन्हें काटे नजर आते हैं। तो लगता है कि आखिरी संदेश जो होगा वो किसानों का पल्ला भारी होने वाला है। यार पल्ला भारी है ही, किसानों का क्या बात कर रहा है? किसानों का पल्ला पहले से हमेशा भारी रहा है, हमेशा भारी रहेगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इस वक्त मैं मौजूद था यूपी बॉर्डर पे। अभी मैं बातचीत कर रहा था एडवोकेट भानु प्रताप जी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील भी हैं। तो दरअसल आज 6 तारीख है और आज जो चक्का जाम का आह्वान किया गया था, देखा यह गया था कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो है चक्का जाम नहीं किया जाएगा। किसी चीज़ को देखते हुए जो है गाइडलाइन बनाई गई थी और उसके पीछे क्या कारण है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ शांतिपूर्वक तरीके से जो है किसानों ने चक्का जाम का जो है पूरा ब्यौरा बना करके रखा, यातायात का भी पालन किया। फिलहाल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील जी थे जिनसे हमने बातचीत किया और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी। फिलहाल कितने ही जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।